उनके साथ केवल यौन उत्पीड़न ही नहीं हुआ, बल्कि जो कहा गया है, जो रिपोर्ट में लिखा गया है कि उनके वीडियो बनाए गए ताकि उनको ब्लैकमेल करके उनको आगे भी उनका उत्पीड़न का जो क्रम है वो जारी रख सके। 11 अपराधी जिन्होंने सामूहिक बलात्कार किया, 14 लोगों की जान ली, जिसमें एक 3 साल की बच्ची और एक 1 दिन का बच्चा भी शामिल थे। उनको गुजरात सरकार ने बाइज्जत बरी कर दिया 15 अगस्त के दिन। दलित लड़की के साथ 4 अपर कास्ट ठाकुरों ने सामूहिक बलात्कार किया, उनको भी योगी सरकार ने और स्वयं योगी ने पूरी तरह से बचाने की कोशिश की। कहा लड़की झूठ बोल रही है, उसकी लाश को भी छीन लिया परिवार से। बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार, कुछ याद आया? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कुछ याद आया? उसके बाद कठुआ चलिए, हाथरस चलिए, एक चिन्मयानंद बाबा थे वो भी देखिए आप, और अभी आप ब्रिजभूषण सिंह का केस आपने देखा ही, महिला पहलवानों का। अभी एक खास नाम चर्चा में है और लगता है भारत के इतिहास का सबसे बड़ा ये स्कैंडल होगा एक तरीके से, सेक्स स्कैंडल। और प्रज्वल रवन्ना नाम है, नेता है बीजेपी के, विदेश भाग गए हैं, पूरी उनकी कुंडली खोली जाएगी। लेकिन सबसे पहले एक वीडियो आजकल काफी सोशल मीडिया पर वायरल है, मैं समझता हूँ कि आप भी उस वीडियो को सुनिए और उसके बाद सीधे सुहासिनी जी के पास चलेंगे और बीजेपी के करनी और कथनी के अंतर और रवन्ना के बारे में थोड़ा सा वो भी कुंडली खोलेंगे। पहले देखिए ये वीडियो। यह है भाजपा के एनडीए अलायंस का एक एमपी और इस हरामजादे का नाम है प्रज्वल रवन्ना। इस कुत्ते के बच्चे के पास एक पेनड्राइव बरामद हुई जिसमें 2976 वीडियोस हैं ऑफ विमेन बीइंग सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड। करीबन 3000 वीडियोस ऑफ विमेन फ्रॉम हाउस हेल्प्स टू पार्टी वर्कर्स बीइंग सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड मिली है। और पता है भाजपा ने क्या किया? इसको बीच लोकसभा कैंपेन में देश से बाहर भिजवा दिया। विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लुटेरों को भगाना हो देश से बाहर, या प्रज्वल रवन्ना जैसे दरिंदों को? मोदी है तो मुमकिन है। पार्टी लीडरशिप तक को पता था इसकी हैवानियत के बारे में, उन्होंने मना किया कि इसको टिकट मत देना। लेकिन मेरा सवाल है हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री से कि स्मृति मेरे भाई, ना तू कथुआ पे बोली, ना तू उन्नाव पे बोली, ना तू हाथरस पे बोली, ना तू बिल्किस बानो पे बोली, ना तू मणिपुर पे बोली, ना तू ब्रिजभूषण पे बोली, लेकिन प्रज्वल रवन्ना के टाइम पे तू रोड शो कर रही है ढिंचक गानों पे। अभी यहाँ पे अगर ये अक्यूज्ड कोई ऑपोजिशन का बंदा या मुसलमान होता तो ये औरत लाउड स्पीकर बन अपने मोहल्ले में छोटी दिवाली करवा सकती थी। इस औरत के यूजर नेम में मोदी का परिवार ब्रैकेट में तुरंत तत्काल प्रभाव में लग जाएगा। फटाक से सारे मोदी जी के ट्वीट्स आर्टी करती है ये। तेरे पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है कि प्रधानमंत्री प्रचार मंत्रालय है? मुझे बता दे। ऑल्सो बताना था ना बेटी बचाओ में कि हमसे बचाओ बेटी, भाजपा से बेटी बचाओ। जी चलिए अब चर्चा बढ़ाते हैं, आगे सीधे चलते हैं सुभाषचंद्र जी के पास और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। जितने ये बलात्कारी लोग को बचा रहे हैं, भ्रष्टाचारी लोग को बचा रहे हैं, सब विदेश भगा रहे हैं, ये क्या चक्कर है? जी नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते। जी जी ये बताएं। तो ये तो हम लोग काफ़ी दिनों से कह रहे हैं, लोग इस पर बहुत आपत्ति भी करते थे कि इस सरकार में जितनी असुरक्षित महिलाएँ हैं, किसी भी स सरकार में नहीं रही हैं। और उसका प्रमुख कारण ये है कि जो महिलाओं के साथ हिंसा करने वाले लोग हैं, जो उनका यौन उत्पीड़न करने वाले लोग हैं, पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको बचाने का काम करती है। ये हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा जब वो उन्नाव की एक लड़की के साथ एक भाजपा के विधायक ने बलात्कार किया। उसकी एफआईआर पहले लिखी नहीं गई, फिर जब लिखी गई तो विधायक का नाम नहीं आने दिया गया और फिर उसके बाप को भी मार डाला गया। फिर कोर्ट के हस्तक्षेप से वो एफआईआर हुई और उनका नाम आया। लेकिन जब केस चला तो फिर ये बात सामने आई कि वो आदमी जेल के अंदर रह करके पूरी चीज़ों पर निगरानी रखे हुए था। जो पुलिस उसको मतलब उसकी सुरक्षा में थी या जो भी था, जो पुलिसकर्मी थे जेल में, वो भी सारी खबरें कि लड़की कहाँ है, उसका परिवार कहाँ है, सब उनको दे दे रहे थे लगातार।
लड़की और उसके परिवार को परेशान किया जा रहा था। इसके बाद जब वो लड़की गई अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ कहीं, तो एक एक्सीडेंट कर दिया गया उसकी गाड़ी के साथ और रॉन्ग साइड पर दूसरी गाड़ी चल रही थी। उसके 2 परिवार के लोग मर भी गए। इस सब के बाद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा और लोग भूल गए इस बात को कि उत्तर प्रदेश में न्याय मिलना संभव नहीं है एक बलात्कार पीड़िता को, और इसलिए ये केस फिर दिल्ली में ट्रांसफर किया गया और फिर उसको सख्त सजा दी गई है, वो अब जेल में है। लेकिन लड़की के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, कुछ उसकी सुरक्षा, उसको घर, उसके लिए नौकरी, मतलब ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ भी नहीं किया उस लड़की के लिए। इसके बाद आपने एक नाम अच्छा याद दिलाया, चिन्मयानंद, जो अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में मिनिस्टर ऑफ होम थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम। उस मामले में भी चूँकि हम लोगों ने, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने, वृंदा जी ने और हमने हस्तक्षेप किया था सीधे-सीधे, तो हमें उसकी पूरी जानकारी है कि उस लड़की को एक वीडियो के माध्यम से ट्रेस किया गया, वो राजस्थान में भागी हुई थी, उसको दिल्ली लाया गया सुप्रीम कोर्ट और उसका बयान लिया गया और उसने चिन्मयानंद के खिलाफ काफ़ी, मतलब बहुत ही भयानक किस्म का बयान दिया। और मैं आपको याद दिला दूँ कि अब वो बलात्कार की बात सही है, गलत है, मैं उस पे नहीं जा रही हूँ। लेकिन ये तो जो चिन्मयानंद के वकील हैं, उन्होंने भी माना कि वो नग्न होकर के लड़कियों से अपनी मालिश करवाते थे। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया और उसपे कहा, इसमें क्या बुरा है? और उसको जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुरक्षित रखा, मदद की, उस लड़की को भी जेल भेज दिया, फिर बड़ी मुश्किल से उसकी बेल हुई, फिर कोरोना आ गया, फिर वो पूरा परिवार इधर से उधर भागा-भागा फिर रहा था, कोई उनकी सुरक्षा नहीं थी उनके पास, जो भाई की नौकरी थी वो भी चली गई, मतलब जिस हालत में थे मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ, किसी तरह से हम लोगों ने कोशिश करके उनकी मदद की, लेकिन आखिर में उस लड़की ने अपना बयान बदल दिया, बयान उसने बदल करके कहा कि मतलब जो भी है ऐसा कुछ नहीं हुआ और तुरंत कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया और चिन्मयानंद के खिलाफ सारे मामले खत्म कर दिए गए। लेकिन मतलब जो एक बात होती है कि किन परिस्थितियों में एक विक्टिम या एक सर्वाइवर अपना बयान बदल रहा है, इसको जानने की कोशिश कोर्ट की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी नहीं हुई, जो कि निश्चित रूप से होनी चाहिए थी। तो उसके बाद हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश में ही जो हाथरस का मामला है, उसमें कई बार हम बातचीत भी कर चुके हैं कि दलित लड़की के साथ 4 अपर कास्ट ठाकरों ने सामूहिक बलात्कार किया। उनको भी योगी सरकार ने और स्वयं योगी ने पूरी तरह से बचाने की कोशिश की। कहा लड़की झूठ बोल रही है, उसकी लाश को भी छीन लिया परिवार से, उसको पुलिस वालों ने फूँक दिया और अभी 1 साल के बाद 3 तो अपराधी छूट गए हैं। उनके ऊपर से केस भी खत्म हो गया है और वो जो थे, अब हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन लोग कहते हैं वो इतने आतंकित थे कि उन्होंने भी कह दिया कि भाई बलात्कार नहीं हुआ। एक जज कह रहा है, कैसे कहा कोई नहीं पूछ रहा है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको अपील नहीं किया, जो कि उनका कर्तव्य है अपील करना, उन्होंने नहीं किया। अब वो परिवार अपने दम पर उसको अपील में लड़ने की कोशिश कर रहा है और वो किस हालत में रह रहे हैं उसका तो बयान भी करना बहुत मुश्किल है। तो ये तो 3 मामले हैं उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा बिल्किस बानो का मामला है जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये सबसे भयानक घटना तो उसी के साथ हुई थी 2000 में। 11 अपराधी जिन्होंने सामूहिक बलात्कार किया, 14 लोगों की जान ली जिसमें एक 3 साल की बच्ची और एक 1 दिन का बच्चा भी शामिल थे। उनको गुजरात सरकार ने बाइज्जत बरी कर दिया 15 अगस्त के दिन और कहा कि ये संस्कारी ब्राह्मण हैं इसलिए इनको छोड़ा जा रहा है। और फिर जब हम लोगों ने इसको चैलेंज किया, चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में, तो 1.5 साल तक हमको लड़ना पड़ा और हमने देखा कि किस हद तक भारत सरकार और गुजरात सरकार जाने को तैयार थी इन 11 जघन्य अपराध के अपराधियों को बचाने के लिए। यानी करोड़ों रुपए खर्च करके बड़े-बड़े वकीलों को वहाँ हर तारीख पर खड़ा किया गया, लेकिन अंत में जजेस
मतलब बढ़िया थे, उन्होंने उनको वापस जेल भेजा। तो ये तो उनका रिकॉर्ड है। फिर जो हमारे पहलवान बेटियां हैं, उन्होंने जो ब्रिजभूषण शरण सिंह जो एक भाजपा के सांसद हैं और बहुत मतलब मजबूत प्रभावशाली सांसद हैं, उनके खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी लॉन्च की। वो लोग धरने पर बैठी, उन्होंने सरकार से शिकायतें की, कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग उनके साथ बैठे, पुलिस ने हम लोगों को उठा करके जेल भेज दिया, उनके साथ बदसलूकी की। ये सब होने के बाद अभी दिल्ली पुलिस ने कहा है कि मतलब इस मामले में दम है और कोर्ट ने कहा है कि अब इसमें चार्जशीट भी लगनी चाहिए। लेकिन आज तक सरकार ने, मोदी ने एक शब्द ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ नहीं कहा है। उनको मतलब इस्तीफा देने के लिए भी मजबूर नहीं किया है। आज भी वो सांसद हैं। आगे उनको टिकट मिलेगा कि नहीं, इस पे भी अभी तक कोई बात स्पष्ट नहीं हुई है। तो ये एक और मामला है। ऐसे राम रहीम का मामला ये है, वो एक जी, जी। ये तो रवन्ना तो राम रहीम और ब्रिजभूषण चिन्मयानंद सबका बाप निकला। ये तो तकरीबन 3000 महिलाओं का सेक्सुअल अब हरेसमेंट, ये बात आ गई है टोर्चन। जी, अब इससे आ और रहा है। ये तो मुझे लगता है दुनिया के इतिहास में पहली ऐसी घटना हो गई और उसका वीडियो है उसके ये पास। देखिए, ये बात दिखाता है कि जब आप एक रास्ते पर चल रहे हैं और आपको कोर्ट या दूसरे लोग रोक नहीं पा रहे हैं, तो आपका जो पाप है, वो बढ़ता ही चला जाएगा। मतलब एक से बढ़ के एक अपराधी को आप संरक्षण देंगे और अब तो मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि जिसको कहते हैं कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है क्राइम का और यौन उत्पीड़न का, वो सामने आया है। और इसमें जो रतन लाल जी, सबसे बड़ी बात है, ये 2 दिन पहले खुलने वाली बात नहीं है। ये जो वीडियो वगैरह हैं, इनके बारे में चर्चा काफ़ी दिन पहले पहले हुई और इस आदमी ने अपना जो भी रसूख है, उसका इस्तेमाल करके वहाँ पर एक कोर्ट से ऑर्डर लिया कि अब इस मामले में कोई कुछ बोल नहीं सकता, कोई कुछ छाप नहीं सकता। एक मतलब गैग ऑर्डर जिसको कहते हैं, इस मामले में कोर्ट ने इनको दे दिया। इसके बाद ही ये कांग्रेस की सरकार आई है, ये उनकी सरकार थी भाजपा की जब ये हुआ। और फिर आप देखिए क्या होता है, 23 दिसंबर को भाजपा का ही एक बड़ा नेता, भाजपा के राज्य अध्यक्ष को ये पूरा पेन ड्राइव देता है और कहता है कि ऐसे आदमी को टिकट देना, ऐसे आदमी की पार्टी के साथ गठबंधन करना, ये मतलब बहुत गलत है और इससे हमको बहुत नुकसान होगा। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी को 23 दिसंबर को ही पता हो गया था कि इस तरह के आरोप, ये जो है रवन्ना अ, देवगौड़ा जी का पोता, उसके ऊपर है और उसके बाप के ऊपर भी, जो सिटिंग एमएलए है जेडीयू का, वो भी इन आरोपों में शामिल है। और आप देखिए अब जेडीयू नहीं, जेडीएस जेडीएस मैम। जेडीएस सॉरी, नॉट जेडीयू, जेडीएस। और अब आप देखिए कितना दुख होता है देख के कि किस तरह की औरतों के साथ ये उत्पीड़न हुआ है, जो इनके घर में काम करती थी। यानी जो पूरी तरह से मजबूर हैं, गरीब हैं। फिर कहा जाता है कि इनके पार्टी में जो छोटे-मोटे कार्यकर्ता थे, तो इस तरह के लोगों के साथ अपनी ताकत और अपने मतलब वर्चस्व का इस्तेमाल किया गया। उनके साथ केवल यौन उत्पीड़न ही नहीं हुआ, बल्कि जो कहा गया है, जो रिपोर्ट में लिखा गया है कि उनके वीडियो बनाए गए ताकि उनको ब्लैकमेल करके उनको आगे भी उनका उत्पीड़न का जो क्रम है, वो जारी रख सके। और एक जो वहाँ उनके घर में काम करती थी, अब आखिर में वही आई है रिपोर्ट लिखाने। अब बहुत सी बातें उसके बारे में कही जा रही हैं कि वो अब नहीं काम कर रही, उसने तो काम छोड़ दिया वगैरह-वगैरह। लेकिन डर कितनी बड़ी चीज़ होती है, इसको लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एक ऐसा परिवार जो वहाँ की राजनीति पर छाया हुआ था, जो उस इलाके में जिनका एक छत्र राज था, जो मतलब हर तरह से, पैसे से हर चीज़ से मजबूत हैं, उनके खिलाफ अगर लोग समझते हैं कि बहुत आसान है किसी औरत का आना और रिपोर्ट लिखाना, मतलब शिकायत करना, तो वो किस दुनिया में रह रहे हैं? अभी मैंने बताया वो जो
उत्तर प्रदेश में जिस लड़की ने हिम्मत की चिन्मयानंद के खिलाफ बोलने की, आज उसका क्या हश्र हुआ है। तो कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेंगे लोग। अब जब ये बात सामने आ गई है, तब आप देखिए कितने सवाल उठ रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी को पता था इसके बारे में, तब इसको फिर से एमपी बनने का मौका क्यों दिया गया। ये सिटिंग एमपी हैं, इनको फिर से टिकट दे दिया गया। प्रधानमंत्री ने इनके गले में माला डाली, इनका पूरा प्रचार हुआ जिसमें भाजपा भी शामिल थी। और आज भी मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि प्रधानमंत्री ने तो कुछ कहा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने एक शब्द कहा नहीं। जो हमारे देश का महिला आयोग है, उसने भी इस मामले में कुछ नहीं कहा। अब हमने सुना है कि वो कुछ हस्तक्षेप आज के बाद शायद करने जा रहे हैं। इनके जो महिला नेता हैं, उनके नाम भी हम नहीं लेना चाहते हैं, जो वैसे तो बहुत ही आग बबूला हो जाती है अगर कोई भी घटना कहीं और घटती है, वो भी सब बिल्कुल खामोश हैं। तो ये स्मृति कैसे ईरानी, लोग हैं? स्मृति हाँ, ईरानी। ये कैसे लोग हैं? आज एक बिल्कुल सही बात एक महिला ने कहा कि अब तो इनका नारा होना चाहिए भाजपा से बेटी बचाओ, क्योंकि इन्हीं के घर में सबसे ज्यादा अपराधी बसते हैं और यही सबसे ज्यादा अपराधियों को संरक्षण देते हैं। इसलिए तो भाजपा से बचाना जरूरी है। और यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि ये पार्टी सांप्रदायिकता का कितना इस्तेमाल करती है। बिल्किस बानो के केस में तो उन्होंने किया, लेकिन कठुआ का अगर आपको केस याद हो, यानी एक 8 साल की लड़की, इसके साथ इतना विभत्स कांड होता है और लगातार कई दिनों तक होता है। और फिर जो अपराधी हैं या जिनके ऊपर आरोप है, उनको डिफेंड करने के लिए जम्मू की पूरी भाजपा सड़कों पर उतर आती है। और यानी जो इनका सोशल मीडिया का पूरा वो तामझाम है, वो लग जाता है उस लड़की को आरोपी बनाने में जो 8 साल की है। तो ये वो कर चुके हैं, इन्होंने देखा है कि ये चल जाता है। और चूंकि ये सब चल गया, तो आज वो यहाँ तक उनकी हिम्मत, उनके हौसले बुलंद हुए हैं कि इस तरह के क्रिमिनल को भी, जो अब कहते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड है, यानी 3000 वीडियो, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। 3000 वीडियो जिसमें हर तरह की अश्लील हरकत, जिसमें उन औरतों को इस आदमी ने खुद फिल्माया है ब्लैकमेल करने की नीयत से। अब और क्या बाकी रह गया है। और दूसरी बात जो इस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए, जब इस तरह के लोग अ, ओहदों पर होते हैं, बड़े पदों पर होते हैं, तो फिर औरतों की असुरक्षा और कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। जब पॉलिटिकल पार्टीज, शासक दल इनको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, तो फिर कौन सी महिला हिम्मत करेगी किसी मामले में जाकर के शिकायत दर्ज करने की। कौन सी महिला हिम्मत करेगी जा करके न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए। ये बहुत बड़े सवाल हैं। और ये चुनाव के दौरान ये मामला खुला है, तो लोगों को अपना वोट देने से पहले भी बहुत सोच समझ के वोट देना चाहिए। और ऐसे लोगों को तो कतई वोट नहीं देना चाहिए जिनकी पार्टी लगातार बलात्कारियों और महिलाओं के साथ हिंसक घटनाओं में शामिल होने वाले लोगों को संरक्षण देती है। ये देखिए, महिलाओं के लिए कोई भी युग जो है ना गोल्डन युग नहीं रहा, गोल्डन एरा ना, नहीं रहा। लेकिन पहले ये होता था कि कम से कम दल और सरकार जो है ना मुंह छुपा लेती थी। हाँ, कम से थोड़ी कम शर्म शर्म हया करती होती थी, थी। हाँ, शर्मिंदा होते थे लोग। शर्मिंदा होते थे। अब तो आप कठुआ से उठा के मैंने इसलिए गिना दिया, 2-4 रेफरेंस दिए कि अब तो पार्टी बचा रही है इन सारे लोगों को, उसमें से कई सिर्फ चुनाव भी बचा ही नहीं लड़ेंगे। रही है, सिर्फ बचा ही नहीं रही, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में चोरी पे सीना जोरी। मतलब हाँ, आप भाषण दे रहे हैं कि मैं मंगलसूत्र बचाऊंगा, तुम्हारा मंगलसूत्र खतरे में है, दूसरे लोग छीन करके दे देंगे, मैं बचाऊंगा। जिस आदमी ने अभी 2 दिन पहले एक ऐसे अपराधी का चुनाव प्रचार किया हो, जिसने 3000 महिलाओं को, मतलब क्या मतलब इतना शोषण का शिकार बनाया, तो आप ये सब जानते हुए बात कर रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि मैं तुम्हारा मंगलसूत्र बचाऊंगा। मतलब ये कितने बेशर्म हैं ये लोग।
मैम विदेश भाग गया है जर्मनी, ठीक है, और इसमें भागने में तो जाहिर है कि केंद्र सरकार की एजेंसी है उनका भी हाथ होगा। ये तो खाली बिना कर्नाटक उनकी का मसला तो है। बिना उनकी इजाजत के वो जा नहीं सकता है। तो क्या होगा अब? ये खाली राजनीतिक आपको चुनावी मुद्दा बनेगा या कुछ एक्शन की उम्मीद की जाए? एक्शन की उम्मीद तो करना मतलब मैं समझती हूँ कि दिव्य स्वप्न देखना होगा, क्योंकि अभी तक तो एक्शन कुछ उन्होंने किया नहीं। तो अब एक्शन जनता ले और इनको हराए, ताकि फिर ऐसी कोई सरकार आए जो उसको वापस ला करके उसको जेल में डालेगी, उसके बाप को भी। आज तक तो किसी अपराधी को ये ला नहीं सके। नहीं, पहले तो खाली भगोड़े जाते, रिश्वतखोर जाते थे, लुटेरे जाते थे, अब तो बलात्कारी भी जा रहे हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये रास्ता नया-नया खोला जा रहा है लोगों के लिए, अपराधियों के लिए। शुक्रिया मैम, थैंक यू। और दोस्तों सुहासिनी जी हैं, पूरा कुंडली बता रही हैं बीजेपी के लोगों की और बीजेपी की करनी और करनी में अंतर की। पूरा वीडियो देखें, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूँ फिर। शुक्रिया, थैंक यू।